नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। में हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। सीकर के श्री माधोपुर से खबर है। सीकर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। लूट के इरादे से सास और बहू की हत्या कर दी गई है। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कोटड़ी सिमारला गांव की ये घटना बताई जा रही है। बदमाश लूट के इरादे से आए थे और सास बहू की हत्या कर दी। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया है। की घटना लगती है। जितना देखा है मौका उसके हिसाब से यही लगता है कि किसी ने लूट की नीयत से हमला किया है, क्योंकि महिला यहाँ पर कल तक अकेले थी, आज एक और महिला उसके साथ थी मौके पर। महिला को अकेले होने पर रेकी की जाकर के ये घटना की गई है, ऐसा प्रथम दृश्य लगता है। बाकी अभी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी डॉग स्क्वाड और फैसिलिटी टीम आई हुई है। सारे जितने भी इनपुट यहाँ पर हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो भी घटना करने वाले हैं उनका शीघ्र पता लगाया जाए। हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, कब हुई ये वारदात और घर में ही मौजूद थी सास और बहू दोनों? जी बिल्कुल, देखिए आरजू, ये जो कोटड़ी सिमारला गांव है श्री माधोपुर के पास में, यहाँ की ये घटना है। और जो पूर्णमल कुमावत है उनके घर ये वारदात हुई है, जो खुद अपने जो दुकान पर गए हुए थे और जब कल रात को दुकान बंद करके वापस घर आए तो जो उनकी माँ है वो जो घर का मुख्य दरवाजा है उसके पास में ही लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी। उन्होंने जब ग्रामीणों को बताया, ग्रामीण वहां पे पहुंचे, अंदर गए तो जो उनकी पत्नी है वो भी अंदर उसी हालत में पड़ी हुई थी और दोनों पे किसी धारदार जो हथियार है उससे बुरी तरह से दोनों को जख्मी किया गया था। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचाने के बाद में देर रात दोनों को जयपुर भेजा गया था, लेकिन क्योंकि चोट बहुत गंभीर थी और दोनों की ही वहां पर जयपुर में इलाज के दौरान जो है मौत हो गई। रात को जो जिले के एसपी हैं और भी आला अधिकारी हैं वो सब मौके पे पहुंचे थे। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ये मान रही है कि ये जो वारदात, पूरी वारदात है, ये लूट के इरादे से की गई है, क्योंकि अन्य कोई वजह पुलिस के सामने अभी तक नहीं आई है। और ये भी माना जा रहा है कि घर से काफी संख्या में सामान भी चोरी हुआ है, क्योंकि जिस घर में ये वारदात हुई है उस घर में अभी 1 दिसंबर को ही जो है इनके बेटे की शादी थी और शादी के बाद में 3-4 दिन तक फंक्शन चलते रहे और 8 तारीख को जो सब लोग थे जिनकी शादी थी वो और सब लोग अपने अपने काम पर गए थे। उसके बाद 2-3 दिन तक जो बहू है वो अकेली रहती थी और उनके पति जो रात को दुकान से आते थे। कुछ दिन पहले ही ये जो सास है वो यहाँ पर आकर रहने लगी थी। तो ये माना जा सकता है कि पूरी रेकी की गई है और उसमें ये देखा गया है कि महिला घर पर अकेली रहती है और हाल ही में शादी हुई है तो काफी संख्या में सामान भी यहाँ पर मिल सकता है। इस वजह से जो है पूरी वारदात को जो अंजाम दिया गया है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीकर के श्री माधोपुर से, जहां पर लूट के इरादे से सास और बहू की हत्या कर दी गई। दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो वहीं जयपुर में 28 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आंखों में मिर्ची डालकर लूटपाट की गई है। संजय सर्किल पर इस वारदात को अंजाम दिया है। व्यापारी से कर्मचारियों ने लूटपाट की है। कर्मचारी कलेक्शन करके राशि लाए थे। तो जयपुर में संजय सर्किल पर भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 28 लाख रुपए लूट लिए गए हैं कर्मचारियों से। जयपुर में सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारी कलेक्शन करके ये राशि लाए थे और उनसे लूटपाट कर ली गई। अब बात आग के तांडव की, जहां बीच सड़क एक बस जलकर राख हो गई। स्क्रीन पर आप इस आग की भयावहता देख सकते हैं, कैसे ये बस धू धू कर जल रही है। बता दें कि ये तस्वीर बाड़मेर के पचपदरा इलाके की है, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एक निजी बस जलकर पूरी तरह राख हो गई। बताया जा रहा है कि बस में बड़ी संख्या में सवारियां भरी थी, लेकिन समय रहते लोगों को नीचे उतार दिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग की चपेट में आने से बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी। पंचायती राज चुनाव का आज दूसरा चरण है। कोटा, बारां सहित 4 जिलों में चुनाव दूसरे चरण में है। 12 पंचायत समितियों में वोटिंग होगी। 240 वार्ड्स की जिला परिषदों के लिए चुनाव है। सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, शाम 5:30 बजे तक चलेगी। सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
तैयार, अब होगा दंगल। दूसरा चरण, दूसरी लड़ाई, तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। गांव के रण का दूसरा चरण। पंचायत चुनाव के दूसरे रण की पूरी तैयारी है। कोटा, बारा, श्रीगंगानगर और करौली की 4 तस्वीरों में देखिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। साथ ही पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बकायदा ट्रेनिंग के बाद मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ पर भेजा गया है। 4 जिलों में दंगल के लिए सियासी पहलवान तैयार हैं। 4 जिलों में दूसरे चरण का मतदान। कोटा, बारा, श्रीगंगानगर और करौली में चुनाव। दूसरे चरण में 12 पंचायत समितियों में वोटिंग। 240 वार्ड के जिला परिषदों के लिए चुनाव। कुल मतदाता 12,72,911। पुरुष मतदाता 6,68,514। महिला मतदाता 6,04,382। ट्रांसजेंडर 15। दूसरे चरण में 1,580 मतदान केंद्र। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 827 उम्मीदवार, जबकि 2 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कोटा जिले में पंचायत चुनाव को लेकर कैसी है तैयारी। कोटा जिले के खैराबाद, लाटपुरा और सांगोद में दूसरे चरण का मतदान है। जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। कोटा में 3,63,605 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एकदम पूरी माकूल व्यवस्था जो है पुलिस की भी है हमारे यहाँ पे। हमने लगभग इस चरण में 2,500 पुलिस कर्मियों को मतदान की प्रक्रिया में लगाया है। जो भी संवेदनशील या अति संवेदनशील जगह हैं वहाँ पे भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ते को हमने डिप्लॉय किया है और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो भी लगातार राउंड पे रहेंगे। करौली जिले के करौली, हिंडौन सिटी और श्री महावीर जी में दूसरे चरण का मतदान होगा। तीनों पंचायत समितियों में 398 बूथ बनाए गए हैं। करौली में 27, श्री महावीर जी में 17 और हिंडौन सिटी में 31 पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान होगा। 92 हमारे कुल लोकेशन है जहां पर मतदान किया जाएगा। 3 पंचायत समितियों में कल मतदान होगा। सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से माकूल हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक मात्रा में आके अपने मत का उपयोग करें। श्रीगंगानगर जिले में श्रीगंगानगर, सादुल शहर और श्रीकरणपुर पंचायत समिति में चुनाव होंगे। मतदान कर्मियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए बसों की समुचित व्यवस्था की गई है। ये जो सेकेंड चरण है श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर और सादुल शहर में इलेक्शन हो रही है। इसके लिए हमने पर्याप्त संख्या में वाहन एक्वायर किए हैं। जैसे कि हमने 100 से अधिक बसें एक्वायर की है। इसके अलावा जो लाइट मोटर व्हीकल है पुलिस के लिए सबके लिए अलग अलग व्हीकल्स हमने एक्वायर कर लिए हैं। साथ में रिजर्व में भी कुछ गाड़ियां रखी हैं हमने और अलग पॉइंट्स पे जहाँ पर जैसे जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है वहाँ भी एसडीएम को हमने एक्स्ट्रा गाड़ियाँ दी है कि इनकेस कोई गाड़ी खराब हो जाए तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है। बारा के अंता और मांगरोल में गांव की सरकार के दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके लिए तैयारी पूरी है और मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथ की ओर रवाना कर दिया गया है। खास तौर पर अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। आज गहलोत कैबिनेट की बैठक है। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12:15 पर मंत्रिपरिषद की भी बैठक है। सरकार के 3 साल पूरा होने पर कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी मंथन होगा। आपको बता दें कि सरकार के 3 साल पूरा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक है। आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद दोपहर 12:15 पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें सरकार के 3 साल के पूरे कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर भी मंथन होगा। गहलोत सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और ऐसे मौके पर कैबिनेट की अहम बैठक है। मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी।
कैबिनेट की बैठक की बात करें सुबह 11:30 बजे होगी, तो वहीं मंत्री परिषद की बैठक 12:15 बजे होगी। इसमें तमाम कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी और 3 साल के कार्यक्रमों पर मंथन होगा। वहीं पीसीसी में आज से फिर जनता दरबार लगेगा। मंत्री और पीसीसी पदाधिकारी जन सुनवाई करेंगे। आपको बता दें 21 महीने बाद फिर से जन सुनवाई शुरू होगी। आज दोपहर 2 बजे से जन सुनवाई होगी। मंत्री बीडी कल्ला, सुखराम बिश्नोई जन सुनवाई की शुरुआत करेंगे। 21 महीने हो चुके हैं और 21 महीने बाद एक बार फिर से जन सुनवाई शुरू होगी। पदाधिकारी और मंत्री जनता की जन सुनवाई करेंगे। पीसीसी में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। फिर से जनता दरबार लगेगा। मंत्री और पीसीसी पदाधिकारी जन सुनवाई करें। ने आशीर्वाद दे करके सर आंखों पे बैठा के सरकार बनाई है, तो उन लोगों के काम होने चाहिए सरकार में। तो निश्चित रूप से सेक्रेटरीट में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी सोम मंगल बुध हर महीने का जो सोम मंगल बुध है उसको हम लोग जनता दरबार लगवाएंगे और वहां पर मंत्री दो मंत्री आएंगे सर, पहले जनता की समस्याएं सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। तो सर द बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में कमल किशोर शर्मा अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पवन शर्मा को 1204 वोटों से शिकस्त दी। वहीं महासचिव पद पर मनोज कुमार शर्मा ने विजय प्राप्त करते हुए पंकज कुमार पचरंगिया को 616 वोटों से हराया। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर दीप्ति शर्मा और प्रमोद कुमार अग्रवाल विजयी हुए। जयपुर के चुनाव परिणाम आ गए। अध्यक्ष पद पर कमल किशोर शर्मा और महासचिव पद पर मनोज कुमार शर्मा निर्वाचित हो चुके हैं। सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं उनके समर्थक उनके साथ में जो है सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल है। उन लोगों से बात करते हैं कि क्या उनका कहना है। बात करो अध्यक्ष साहब क्या कहेंगे, किस तरह से बाहर को चलाएंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम जयपुर बार एसोसिएशन के सभी परम सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक ऐतिहासिक विजय का अवसर प्रदान किया। मैं जयपुर बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों का शुक्रगुजार हूं। मैं जयपुर बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अधिवक्ता हितार्थ, अधिवक्ता कल्याणार्थ निरंतर कार्य करता रहूंगा। इसके लिए मैं कृत संकल्पित रहूंगा। अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए, मेडिक्लेम के लिए जितना भी कार्य मैं कर सकता हूं वो करूंगा। युवा अधिवक्ताओं के लिए जो एक सरकार से डिमांड होनी चाहिए वो हमारी करी जाएगी। जयपुर बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव पद में मनोज कुमार शर्मा भी हैं। कैसे अध्यक्ष के साथ मिलकर बार को आगे लेके जाएंगे, क्या प्राथमिकता रहेंगी? मैं अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा जी और समस्त कार्यकारिणी को साथ में लेकर अधिवक्ता हितों के लिए सदैव कार्य करूंगा और ऐसा कार्य करूंगा जो आगे पीढ़ियों तक अधिवक्ता याद रखेंगे। अध्यक्ष और महासचिव पद पर कमल किशोर शर्मा और मनोज कुमार शर्मा जो है निर्वाचित हुए हैं। उनका मिलकर बार को आगे लेके जाएंगे और बार के और अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश में सर्दी के सितम से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सुबह में कोहरे तो शाम में सर्द हवाओं ने जनजीवन पटरी से उतार दिया है। शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां सर्दी के ठिठुरन के बाद नगर निगम की ओर से कुल 21 रैन बसेरे बनाए गए हैं। इन रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ग्रेटर मेयर शील धवाई मौके पर पहुंची। इस दौरान ग्रेटर मेयर ने रैन बसेरे का भोजन, बिस्तर, स्वास्थ्य जांच समेत अन्य इंतजामों को भी देखा। सर्दी की ठिठुरन बढ़ चुकी है। राजधानी जयपुर के रेन बसेरों की सुध लेने के लिए मेयर शील धाबाई फील्ड में उतरी हैं। रेन बसेरों का विजिट उन्होंने किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मेयर साहब, आपने रेन बसेरे के हालात को देखा है, रामनिवास बाग के रेन बसेरे को आपने देखा है, किस तरह के हालात आपको मिले? लोगों से भी आपने बात की? नहीं, देखिए बहुत ही संतुष्ट है यहाँ पर। अभी ये भाई अलवर से आए हुए हैं,
ये सर आप ही बता दो कैसा क्या है व्यवस्था। बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहले आप बता दीजिए मैम, किस तरह का इंतजाम निगम की ओर से किए गए देखिए, हैं? नगर निगम की तरफ से इनको फ्री भोजन की व्यवस्था की है और ये सारे रजाई गद्दे सब ये हमने करा। सिक्योरिटी का भी लगातार हम यहाँ पर चेक करते रहते हैं और हमने ये भी व्यवस्था की है कि कभी कभी एम्बुलेंस भी आ जाए, वह डॉक्टर भी आ जाए, कभी चेक कर ले, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ज़्यादा होती है तो उनको इमीडिएट हमने कॉल नंबर दे रखा है कि उनके पास सूचित करें तो मेडिकल एड भी मिल जाएगी यहाँ पर। और बाकी टॉयलेट वगैरह सब बहुत आराम से, बिस्तर आप देख लीजिए बहुत साफ़ सुथरे बिस्तर हैं। ये पूरी रोज़ डेली सफाई होती है, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल, आज मैं तो सडन ही आई हूँ और चक निरीक्षणी है ये, बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ। और सबसे ज़्यादा बड़ी है जो यहाँ पर रुके हुए हैं वो खुद बता रहे हैं, उनसे आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो रुके हुए हैं उपचार के लिए, एसएमएस अस्पताल में आए थे, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मेरा नाम योगेंद्र कुमार है, मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट कठुमर तहसील से आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ रैन बसेरे में आए, रुके, क्या प्रक्रिया थी, क्या कोई दिक्कत आई, किस तरह की सुविधा मिली आपको? अच्छी सुविधा है, साफ सफाई का विशेष ध्यान ये दिया गया है। जयपुर के साथ साथ बीकानेर में भी नगर निगम की ओर से 3 रैन बसेरे लगाए गए हैं। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में बीकानेर शहर के सबसे बड़े रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। अभी हम खड़े हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में और इस पीबीएम अस्पताल में लगातार पिछले करीब 15 सालों से इस रेन बसेरा का आयोजन किया जा रहा है और आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो रेन बसेरा है उसमें ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। ये रेन बसेरा नगर निगम और मारवाड़ जन सेवा समिति की ओर से आयोजित किया गया है, जहाँ दूर दूर से आने वाले, पूरे बीकानेर संभाग से आने वाले पेशेंटों को के जो परिजन हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए ये रैन बसेरा यहाँ लगाया गया है। कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, आप कहाँ से यहाँ आए हैं और ये क्या व्यवस्था है इस रैन बसेरे में? साहब यहाँ बीकानेर से ही हूँ, ये सेवा 15 साल से चल रही है। यहाँ जो पेशेंट आते हैं उनको रजाई पथरने फ्री सेवा में देते हैं, सुबह चाय बिस्कुट 500-700 आदमियों को यहाँ दिलाई जाती है। कितने लोग आ जाते हैं रोज़ और किस तरह से, मतलब जो लोग हैं वो सर्दी से किस तरह से बच पाते हैं? करीब 1000-800 आदमी आ जाते हैं सुबह। इधर उधर के जो भी हैं उनके लिए चाय बिस्कुट से होती है। तो बिल्कुल देखिए, करीब 1000 लोगों के तक का ये है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी ये पंडाल में जो पूरी खाली जगह हैं वो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर बिस्तर और लगते जाएंगे और ये पूरा जो रैन बसेरा है वो यहाँ लोगों से भर जाएगा। कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं कैसी है? राय सर। तो व्यवस्थाएं कैसी है? जोरदार। तो ये बिस्तर वगैरह जो आपको देते हैं तो क्या कोई चार्ज वगैरह लेते हैं क्या? कहीं कौन लिया शाम बगल। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। जोधपुर में भी नगर निगम ने रैन बसेरे शुरू किए हैं। शहर में कुल 13 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिनमें 11 स्थायी रैन बसेरे हैं, 2 अस्थायी हैं। हमारे जोधपुर संवाददाता ने इसका जायजा लिया। पश्चिमी राजस्थान में सर्दी अब असर दिखाने लगी है। शीतलहर के चलते जोधपुर शहर का तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सर्दी के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष तौर पर उन लोगों को जो शहर में नए आए हैं या जिनके पास रहने को मकान नहीं है। नगर निगम जोधपुर ने शहर में अस्थायी रैन बसेरे लगाए हैं, जहां पर लोग, जरूरतमंद लोग आकर ठहरते हैं, अपना रात्रि विश्राम करते हैं और नगर निगम द्वारा जो है सुविधाएं दी जा रही है। इस वक्त हम जोधपुर के काल्टेक्स एरिया में खड़े हैं, जहां अस्थायी रैन बसेरा बसाया गया है, जो नगर निगम उत्तर की ओर से संचालित किया जा रहा है। इसमें कितने लोग हैं, किस तरह से वो रह रहे हैं, क्या सुविधाएं जो है नगर निगम द्वारा इनको दी जा रही है, इसको लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं हाल दिखा देता हूं अंदर, किस तरह से लोग जो है सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर रजाई और अच्छी एक माकूल व्यवस्था में यहाँ पर ठहरे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर रहने वाले एक व्यक्ति से जो यहाँ अभी नींद में नहीं है, जाने का प्रयास करेंगे। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? अच्छी है सर, कन्हैयालाल पडियार बोल रहा हूँ मैं। क्या व्यवस्था है आपको यहाँ पे? अच्छी व्यवस्था है, रहने खाने और पहनने ओढ़ने के लिए अच्छा है व्यवस्था है, सब कुछ अच्छी है सर। मकराने से रहने वाला हूँ। कहाँ से हो? मकराने से। मकराना निवासी है और इनको जो है अच्छी सुविधा यहाँ पर मिली है। जो प्रभारी है यहाँ के धर्मेंद्र जावा, उनसे बात करेंगे। सर, क्या व्यवस्था है और किस तरह से संचालित किया जा रहा है? सर, मैं नगर निगम जोधपुर से धर्मेंद्र जावा रैन बसेरे की प्रभारी हूँ मैं,
और अपने यहाँ ओढ़ने और बिछाने के लिए रज़ाई और पत्तने दिए गए हैं और पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है और चारों तरफ से टेंट पैक है। यहाँ हवा एयर टाइट है, मतलब हवा आने जाने की कोई व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं है। कितने रैन बसेरे जोधपुर में बसाए गए हैं स्थायी? स्थायी टोटल 11 है, जिसमें 550 लाभार्थी वहाँ रह सकते हैं, मतलब सोने की व्यवस्था है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसी है भरतपुर शहर में रैन बसेरों की व्यवस्था। खूब बढ़िया व्यवस्था है, सब काज है, खूब बढ़िया खाने की, पीने की, रहने की, सबकी व्यवस्था है यहाँ। या ना कोई मच्छर ना कोई नहीं है, बस पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्म पानी की नहाने धोने के लिए, और सबकी व्यवस्था है। कब से आप रुके हैं यहाँ पर? हम रुके हैं यहाँ कल से, अभी ये नहीं पता है हम कब तक रुकेंगे। हमारी बच्ची हॉस्पिटल में भर्ती। भरतपुर शहर में नगर निगम द्वारा 4 रैन बसेरे संचालित हैं और जो रैन बसेरे हैं वो एक रेलवे स्टेशन पर है, दूसरा जो रैन बसेरा है वो आरबीएम अस्पताल में है और जो तीसरा रैन बसेरा है वो हीरादास बस स्टैंड पर है। चौथा जो रैन बसेरा है वो स्पेशल जो महिलाओं के लिए बनाया गया है, महिला आश्रय स्थल है। राजस्थान में पहला जो ऐसा रैन बसेरा है जहाँ स्पेशली तौर पर जो है महिलाओं के लिए रहने की जो व्यवस्थाएँ हैं वो की गई हैं और महिलाओं को जो खाना है वो भी यहाँ के नगर निगम आयुक्त हैं उनके द्वारा जो फ्री है वो दिया जाता है। काफ़ी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं और 40 से अधिक जो महिलाएं हैं उनके यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है, बेड वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर जो है और काफ़ी अच्छे से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या जो वो है मोटिव महिलाओं को जो सुरक्षा देने के लिए। मैं रेणु सिकरवार, महिला आश्रय स्थल की प्रबंधक। पूरे राजस्थान में महिलाओं, पुरुष और महिला दोनों का रैन बसेरा एक साथ चलता है, मतलब एक हॉल में या ऊपर या नीचे ऐसे करके रैन बसेरा, जहाँ पर महिलाएं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं या लोग ड्रिंक करके ऐसे आते हैं तो कैसे कंफर्टेबल हो जाएंगी। तो मंत्री जी और आयुक्त महोदय के सहयोग से यहाँ पर जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित रैन बसेरा और यहाँ महिला। फिलहाल इतना ही, चलते चलते देख लेते हैं सुर्खियां।